नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों से। बाटला हाउस पर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखते हुए कोर्ट ने आतंकवादी आरिज खान को फांसी की सजा सुना दी है। इस सजा के साथ हम सियासत की भी पड़ताल करेंगे और फिर बात करेंगे एनकाउंटर पर हो रही सियासत की। चूंकि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता ने अपराध में भी धर्म देखा, इसलिए आज हम एनकाउंटर का पूरा धार्मिक विश्लेषण करेंगे। कोरोना अब पूरे देश को डराने लगा है। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से संवाद की योजना बनाई है, लेकिन आज हम एक सवाल लेकर आए। सवाल यह है कि क्या यह जरूरी नहीं कि कंटेनमेंट जोन में पहले टीका लगा दिया जाए। बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनावी मुद्दों की। यहां के मुद्दों में अब विकास नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम बंगाल से हो रहे पलायन की समस्या की तह तक जाएंगे और इस मुद्दे की पड़ताल में जो कुछ सामने आया वो हैरान करने वाला है। फिक्र म्यांमार की। यहां की जनता चीन से हर एक मौत का बदला लेने लगी है। एक मौत पर चीन की एक फैक्ट्री खाक। आखिर ये आग क्यों लगी है, ये विस्तार से आपको समझाएंगे। आज सबसे पहले बात बाटला हाउस एनकाउंटर में आए बड़े फैसले की। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर में दोषी और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को आज दिल्ली की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना है। आतंकी आरिज खान पर कोर्ट ने 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें 10 लाख रुपए शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अदालत से आरिज खान को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर AT अंसारी ने कहा था कि कानून का अनुपालन करवाने वाले अधिकारी जो न्याय का संरक्षक था, उसकी हत्या की गई है। वो अपनी ड्यूटी पर थे, इसलिए मामले में कड़ा कदम उठाने की दरकार है। तब अदालत ने आरिज खान को IPC की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174A, 34 के तहत दोषी पाया। उसे आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी करार दिया गया। तब अदालत ने यह भी कहा कि आरिज खान ने इंस्पेक्टर MC शर्मा पर गोली चलाई, जिससे उनकी जान गई। ADG संदीप यादव ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत पेश किए जिन पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता, और इसके बाद अदालत ने बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी आरिज खान को मौत की सजा सुनाई। अब आपको बताते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन के इस आतंकी ने साल 2008 में क्या किया था और इस अपराध के बाद उस सलाखों के पीछे कैसे पहुंचा। सितंबर 2008 सुबह सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक सूचना मिली कि इंडियन मुजाहिदीन के कुछ आतंकी बाटला हाउस इलाके के एक मकान में छिपे हुए हैं। कई अधिकारी उस वक्त मौके पर पहुंचे और आतंकियों को घेरने का प्लान बनाया। तभी अचानक जामिया नगर इलाके का बाटला हाउस गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों से दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस के पास पुख्ता जानकारी थी कि मकान नंबर L18 की तीसरी मंजिल पर कई आतंकी छिपे। इस पूरे अभियान को दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मोहन चंद्र शर्मा लीड कर रहे थे। अचानक खबर आई कि मोहन चंद्र शर्मा को एनकाउंटर के दौरान सिर के पीछे की तरफ 3 गोलियां लगी। उन्हें आनन फानन में नज़दीक के होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया। मोहन चंद्र, जो 26 जून 1989 को सब इंस्पेक्टर के तौर पर दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे, उस एनकाउंटर में शहीद हो गए। दरअसल बाटला हाउस एनकाउंटर के तार ठीक 1 हफ्ता पहले हुए दिल्ली सीरियल ब्लास्ट से जुड़े थे। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 5 जगहों पर एक साथ 5 धमाके हुए। 3 जिंदा बम भी मिले और 50 मिनट में करीब 39 लोग मारे गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन्हीं धमाकों की जांच कर रही थी और आखिर में बाटला हाउस तक पहुंची थी। बाटला हाउस एनकाउंटर में मरने वाले 2 संदिग्ध आजमगढ़ के थे। 2 गिरफ्तार हुए और 1 फरार हो गया। इस पूरे मामले में मोहन चंद्र शर्मा की मौत काफ़ी विवादों में रही और इस पर कई तरह की बातें की जाती रही। उस वक्त देश के कई मानवाधिकार संगठनों ने बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच के आदेश भी दिए। आखिरकार दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट मिल गई। अगर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान की बात करें तो साल 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में जो धमाके हुए, उनके मुख्य साजिशकर्ताओं में आरिज का नाम था। इन सभी धमाकों में कुल 165 लोगों की जान गई थी, जबकि 535 लोग घायल हुए थे। धमाकों के बाद
तब आरिज पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया और इसके खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस निकला। आजमगढ़ का रहने वाला आरिज खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया। आरिज का नाम बाटला हाउस एनकाउंटर के एक मामले से भी जुड़ा था। आज उसे कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि एनकाउंटर पर सियासत का रिवाज पुराना है। याद कीजिए 19 सितंबर 2008 के दिन दिल्ली का बाटला हाउस एनकाउंटर, L18 फ्लैट केस एनकाउंटर के बाद पूरे देश की सियासत में खलबली मच गई थी। कांग्रेस नेताओं ने एनकाउंटर को फर्जी बताया। आज इसी मामले की सुनवाई में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत पहले ही बाटला हाउस एनकाउंटर को सही करार दे चुका है, लेकिन सियासत में इस एनकाउंटर ने कैसे सत्ता का रास्ता तैयार किया, इसे देखें आप। साल 2008 का एक ऐसा एनकाउंटर जिसे अंजाम तो दिल्ली में दिया गया था, लेकिन इसकी गूंज देश के सियासी गलियारों में थी। एनकाउंटर पर कई सवाल उठे। सबसे बड़ा विवाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के उस बयान को लेकर हुआ था जिसमें उन्होंने एनकाउंटर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की रोने की बात कही थी। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। इस एनकाउंटर के 6 महीने बाद ही देश में लोकसभा चुनाव हुए। राजनीतिक पार्टियों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर थी। बाटला हाउस के आतंकियों को मासूम बताकर दिग्विजय पहले ही मुस्लिमों को रिझाने की कोशिश कर चुके थे। यूपी में कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाश रही थी। 2009 में लोकसभा चुनाव हुआ। कांग्रेस को यूपी में बड़ा फायदा हुआ। यूपी में कांग्रेस को 21 सीटें मिली। मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस ज्यादा मजबूत हुई। मुरादाबाद में कांग्रेस को जीत मिली। यहां मुसलमानों की संख्या है 47%। बहराइच में 56% मुसलमान हैं। यहां भी कांग्रेस को जीत मिली थी। बरेली में 35% मुसलमान हैं। यहां भी कांग्रेस ने बाजी मारी थी। अमेठी में 33% मुसलमान हैं। यहां भी कांग्रेस को सफलता मिली। इसके बाद वक्त बदला, साल बदला, सियासत बदली और समीकरण भी बदल गए। साल 2014 का लोकसभा चुनाव आया और नतीजे उलट। जाहिर अब कांग्रेस विपक्ष में है और बीजेपी सत्ता के केंद्र में। देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत बहुत हद तक बदल गई है। यही वजह है कि 12 वर्ष पहले जो सलमान खुर्शीद सोनिया गांधी के भावुक होने की कहानी घूम घूम कर सुनाते थे, अब गोल गोल जवाब देते हैं। देखिए, हमारे लिए इनकाउंटर गलत चीज़ है। इनकाउंटर किस धर्म के व्यक्ति का हुआ है उसका महत्व कम है, एक इंसान का हुआ है उसका महत्व ज़्यादा है। इनकाउंटर का विरोध हम करते हैं और इनकाउंटर का विरोध करने के लिए हम पहले नहीं उसका नाम पूछते हैं कि किसका इनकाउंटर हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी की नीति हो सकती है, हमारे नहीं हो सकती। हम संविधान में विश्वास रखते हैं। हम इनकाउंटर को गलत समझते हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट इनकाउंटर को गलत समझता है। ये वक्त की बात है। कुछ वर्ष पहले तक कांग्रेस के नेताओं में बाटला हाउस एनकाउंटर का नाम लेने में होड़ लगती थी। अब वो चर्चा से कतराते हैं। आज बाटला हाउस एनकाउंटर पर अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के जिस आतंकी को सजा सुनाई, उसकी जाति और उसका धर्म क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ एक आतंकी था। लेकिन राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि अब एनकाउंटर में भी एक किस्म का आरक्षण कार्ड खेला जा रहा है। एनकाउंटर के असली या नकली होने पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी ने यह कहते हुए विभाजन की लकीर खींच दी कि यूपी में जो एनकाउंटर हुए उनमें 37% मुसलमान थे। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए। 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज
18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों, आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो। ये ठीक है कि अपराधी को सजा देने का काम अदालत का होता है, इसलिए एनकाउंटर को उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन लंदन से कानून की पढ़ाई करने वाले असदुद्दीन ओवैसी का यह मजहबी तर्क भी कानून सम्मत नहीं लगता। अब तक तो हम यही पढ़ते आए हैं कि जो अपराध करता है वो अपराधी कहलाता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इसमें भी हिंदू और मुसलमान ढूंढ लिया। जिस तरह की बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए। आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं? अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव हैं कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी परसेंटेज क्यों आ रही है आपकी। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद 20 मार्च 2017 से 9 मार्च 2021 के बीच उत्तर प्रदेश में पुलिस और अपराधियों के बीच कुल 7,791 एनकाउंटर हुए। इनमें 135 अपराधी मारे गए, 3,039 घायल हुए और 16,661 अपराधी गिरफ्तार हुए। आगे हम जो आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं वो दरअसल दिखाना नहीं चाहते, लेकिन अपराध का कोई मजहब नहीं होता। ये साबित करने के लिए आज आपको ये आंकड़े देखने चाहिए। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद जो एनकाउंटर हुए उसमें 11 ब्राह्मण, 8 यादव, 59 अन्य हिंदू जातियों के लोग, जबकि 47 मुस्लिम लोग थे। हम फिर एक बार 2 बातें कहना चाहेंगे। पहली बात यह कि एनकाउंटर कोई हल नहीं है और सजा देने का अधिकार सिर्फ अदालतों का है। और दूसरी बात यह कि जाति और धर्म सिर्फ अपराधी के नाम में है। असल में हर अपराधी का कोई धर्म या जाति नहीं होती। वो हिंदू और मुसलमान के रूप में देखते हैं और सरकार या पुलिस अपराध के रूप में देखती है। दृष्टिकोण का अंतर है, मतलब दृष्टि दोष है उनको। दरअसल ये उनको लगता है ये अपराध और अपराधी जाति धर्म के आधार पर हमारी पार्टी नहीं देखती। जो भी कानून छेड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। यूपी में एनकाउंटर का एक और पहलू है जिसे आप आंकड़ों से समझ सकते हैं। पूरे प्रदेश में साल 2000 से 2017 के बीच 1782 फेक एनकाउंटर के आरोप लगे, जिनमें सबसे ज्यादा 794 यानी 44.55% फेक एनकाउंटर यूपी में हुए। लेकिन इन 17 वर्षों में सिर्फ 2 साल बीजेपी की सरकार रही। राज्य में 9 साल समाजवादी पार्टी और 6 साल बीएसपी का राज रहा। यहीं पर एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या सत्ता के संरक्षण के बिना किसी भी राज्य में अपराधी निरंकुश हो सकते हैं? सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर ले क्या होना है। थोड़ा पीछे जाएं, इतिहास के पन्ने पलटें, या और पीछे जाएं। क्या असुरों की भी कभी कोई जाति या धर्म होता था? सोचिए जरा। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और असदुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ वर्षों से लगातार दूसरे राज्यों के चुनाव मैदान में ताकत आजमा रहे हैं। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन नेताओं को ख्याल रखना चाहिए कि उनकी कही बातों का बड़ा असर होता है। फिक्र यह है कि वोट के लिए कही गई सांप्रदायिक बातें सामाजिक विभाजन की ऐसी लकीर खींचती हैं जिन्हें मिटाने में वक्त लग जाता है। फिक्र कोरोना की, जिसकी दूसरी लहर ने पूरे देश की फिक्र बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच 2 दिन बाद यानी 17 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। जाहिर है ये फिक्र बड़ी है। अब कोरोना के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना का ग्राफ डराना
वाला हो चुका है। पिछले एक हफ्ते में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़े हैं उसने दिसंबर के बाद के सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते कोरोना के केस में 33% की बढ़ोतरी देखी गई। कोरोना संक्रमण के चलते मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 6 हफ्ते में सबसे ज्यादा 28% हो गई है। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़ों का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस हफ्ते देश में 1.56 लाख नए कोरोना मरीज पाए गए, जो पिछले 12 हफ्ते के बाद सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही पिछले 4 हफ्तों में मामले दोगुने हो गए। रविवार को 26,386 नए मामले दर्ज किए गए, जो 19 दिसंबर के बाद यानी 85 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। देश के राज्यों की बात करें तो सबसे खराब हालात महाराष्ट्र के हैं। इसके अलावा 6 राज्य ऐसे हैं जहां कोविड रिपोर्ट सरकार और देश की फिक्र बढ़ा रही है। कहते हैं कि बचाव ही किसी बीमारी का पहला इलाज है, लेकिन अगर लापरवाही की लत लग जाए तो बीमारी महामारी का शक्ल ले लेती है। कोरोना महामारी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि फरवरी के मध्य तक देश में कोरोना की रिपोर्ट 130 करोड़ देशवासियों को सुकून दे रही थी, लेकिन महाराष्ट्र, पंजाब समेत 7 राज्यों से जो कोविड रिपोर्ट आ रही है वो त्योहारी और चुनावी मौसम में लोगों को सावधान कर रही है। महाराष्ट्र में रविवार को 16,620 नए मामले दर्ज किए गए, जो 162 दिनों में एक दिन में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले 30 सितंबर को 18,317 नए संक्रमित मिले थे। बीते एक महीने में यहाँ 2.5 लाख कोरोना मरीज बढ़े हैं। 14 फरवरी तक यहाँ 20,64,000 लोग संक्रमित थे, जबकि 14 मार्च को ये आंकड़ा 23,14,000 पर पहुँच गया। इनमें से 94,686 सिर्फ 7 दिन में ही पॉजिटिव हुए। मतलब महाराष्ट्र में कोरोना महामारी एक बार फिर विकराल रूप धारण कर रहा है। सेलिब्रिटीज की बात करें तो वहां एक्टर रणबीर कपूर, डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, आशीष विद्यार्थी, नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा समेत कई लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और सेल्फ क्वारंटीन हैं, सावधानियां बरत रहे हैं। लेकिन एक्ट्रेस गौहर खान पर कोरोना संक्रमित होने के बावजूद कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए घूमने और शूटिंग का आरोप है। इसीलिए बीएमसी ने उनके खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दिया। हमने कोरोना की पहली वेव के समय भी लोगों से अपील की थी कि ऐसी गलती बिल्कुल न करें, और अब एक बार फिर केस बढ़ रहे हैं तो कोविड गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें, मास्क लगाएं, साबुन से बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब महाराष्ट्र के अलावा केरल की बात करें तो यहां रविवार को 1,792 नए केस मिले। मध्य प्रदेश में 743 नए मामले दर्ज हुए, 513 मरीज ठीक हुए और 2 मरीजों की मौत हो गई। गुजरात में रविवार को 810 नए कोरोना मरीज मिले, 586 मरीज ठीक हुए और 2 लोगों की मौत हो गई। इसी दिन राजस्थान में 250 नए कोरोना केस मिले, 125 मरीज ठीक हुए और 1 मरीज की मौत हो गई। दिल्ली में 407 नए केस मिले, 350 मरीज ठीक हुए और 2 लोगों की मौत हो गई। अब आपको एक बड़ी रोचक बात बताते हैं। डीजीसीए ने कहा है कि अगर फ्लाइट्स में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स नहीं फॉलो किए जा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा है तो उसको नो फ्लाई लिस्ट में 3 महीने तक डाला जा सकता है। क्या डीजीसीए ये बताएगी कि जो फ्लाइट्स में लोगों को भर भर कर लेके जाया जा रहा है, सीटों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी जा रही है और फ्लाइट में खाना सर्व किया जा रहा है, उस पर आप क्या करेंगे? सोचने वाली बात है ना। महाराष्ट्र में विकराल होती कोरोना की दूसरी लहर ने सरकार की चिंता ज्यादा बढ़ा दी है, इसीलिए आज वहां मीटिंग का दौर चला। मुंबई की मेयर मुख्यमंत्री से मिली, स्वास्थ्य मंत्री ने भी एनसीपी के साथ बैठक की, लेकिन वहां सबसे बड़ी फिक्र है नागपुर जिले में बेलगाम कोरोना। या मार्च के दूसरे हफ्ते में रिकॉर्ड नए केस दर्ज हुए हैं। 7 से 14 मार्च के बीच यहां 12,773 नए कोरोना केस मिले, यानी रोजाना औसतन 1825 मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि नागपुर में कोरोना की पहली पीक अगस्त के आखिरी 2 हफ्तों और सितंबर के 4 हफ्तों में दिखी थी। उन 6 हफ्तों के दौरान भी इतने केस नहीं आए थे जितने मार्च के दूसरे हफ्ते में आए हैं। सोचने वाली बात है। इसलिए नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन
लगा दिया गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए अकोला, परभनी और औरंगाबाद में भी नाइट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मतलब अगर कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे और लापरवाहियां सामने आती रहीं तो उद्धव सरकार महाराष्ट्र की दूसरी जगहों पर भी लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। अब बात पंजाब की करें तो यहां 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पटियाला, लुधियाना, मोहाली, जालंधर, नवाशहर, होशियारपुर और कपूरथला जिले की अगर बात की जाए तो 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ पर राज्य में प्री नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक राशन और दूसरे सामान जरूरतमंदों को घर तक पहुंचाएंगे। वाकई इन राज्यों से आती कोविड रिपोर्ट डराने वाली है। सावधानी ज़रूरी है, इसीलिए आज हम एक और फिक्र को लेकर आए हैं और वो ये कि जिन राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी रफ्तार से चल रही है उन राज्यों में क्यों नहीं वैक्सीन की रफ्तार को बढ़ा दी जाए और जल्द से जल्द उन प्रदेशों की पूरी आबादी को कोरोना का टीका लगा दिया जाए। चौदह मार्च तक भारत में 2,73,45,191 लोगों को वैक्सीन दी गई और दुनिया भर में करीब 10,70,00,000 लोगों को। इसी के साथ भारत ने दुनिया के 71 देशों को कोरोना की वैक्सीन भी उपलब्ध कराई। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी बताया कि भारत में जल्द ही कोरोना की 6 से ज्यादा नई वैक्सीन आने वाली है। लेकिन मेल जोल और खाने खिलाने के त्यौहार होली से पहले जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो देश की फिक्र को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसीलिए आज हमने चिकित्सा जगत के जाने माने एक्सपर्ट से ये सवाल पूछे कि क्या महाराष्ट्र समेत जिन राज्यों में कोरोना का सुपर स्प्रेड हो रहा है या जिन जिलों में तेज़ी से नए केस आ रहे हैं वहाँ क्यों नहीं कंटेनमेंट जोन बनाकर सभी लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए। टीकाकरण की जो गति को बल देना चाहिए और जिनको संक्रमण नहीं हुआ है उन क्लस्टर्स में लोगों को वैक्सीन ड्राइव चलाना चाहिए, टीकाकरण अभियान चलाना चाहिए। ये वैक्सीनेशन प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कंटेनमेंट जोन में, यस बढ़ाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जहाँ जहाँ अभी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ बढ़ाना चाहिए। जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहने की संभावना है जैसे कि रेलवे स्टेशंस हैं या मॉल्स हैं वहाँ बढ़ाना चाहिए। जब तक हम इस तेज़ी नहीं लाएंगे इस प्रक्रिया में, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में, और इसको कम से कम 50% तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना की चेन टूट गई है। अब सवाल उठता है कि क्या वैक्सीन का लगना कोरोना बीमारी नहीं होने की 100% गारंटी है, क्योंकि देश में ही कई जगह ऐसे मामले देखे गए जिन्हें वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हुआ। 13 मार्च को मध्य प्रदेश के जबलपुर में टीके की दोनों खुराक लेने के बाद 48 वर्षीय डॉक्टर संक्रमित हुई। 9 मार्च को सूरत में वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बावजूद 3 इंजीनियर संक्रमित हुए। 7 मार्च को गुजरात के ही गांधीनगर में दोनों डोज लेने के बावजूद एक स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुआ और 1 मार्च को मुंबई में एक MBBS स्टूडेंट वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद संक्रमित हुआ। इसके अलावा भी कई और मामले हैं, लेकिन कोविड मामलों के एक्सपर्ट कहते हैं कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद भी शरीर में एंटीबॉडी बनने में 2 हफ्ते का वक्त लगता है। मतलब एक वैक्सीन से दूसरे के बीच 4 हफ्ते का अंतर और फिर अगले 2 हफ्ते, यानी वैक्सीन की पहली डोज से 6 हफ्ते आगे तक ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। आपको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए। अवेयरनेस की कमी के कारण बहुत से लोग जिन्हें वैक्सीन लगाया गया है उन्हें पता नहीं होता है कि वो वायरस के कैरियर हो सकते हैं। मतलब उन्होंने खुद को तो वायरस से बचा लिया है, लेकिन जिन लोगों को अभी टीका नहीं लगाया गया है उनके लिए वो खतरा साबित हो सकते हैं। ये फिक्र इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अभी तक देश में सिर्फ 3% लोगों को ही वैक्सीन दी गई है, जबकि 50% लोगों को टीका देने के बाद ही हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने की बात कही जा रही है। वैक्सीनेशन में तेजी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पहले ही लॉकडाउन के चलते देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हो चुका है और अब दोबारा इकोनॉमी को पटरी पर लौटने के बाद संपूर्ण लॉकडाउन लगाना संभव नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तेजी से पांव पसारते कोरोना प्रभावित इलाकों में आंशिक लॉकडाउन लगाया जाए और वहां सभी लोगों को वैक्सीन दी जाए। और अब बात बंगाल की, जहां ममता बनर्जी का व्हील चेयर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तृणमूल कांग्रेस लगातार कह रही है कि उनकी नेता के साथ साजिश हुई।
जबकि बीजेपी जोर शोर से चुनाव आयोग का हवाला देते हुए जवाब दे रही है कि ममता पर हमला नहीं हुआ, बल्कि वो एक हादसे का शिकार हुई है। क्या ममता बनर्जी वोट पाने के लिए चोट का इमोशनल कार्ड खेल रही हैं? दीदी अब व्हील चेयर का सहारा लेकर मंच तक पहुंचती हैं और व्हील चेयर पर बैठकर ही अपने विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले भी करती हैं। आज पुरुलिया में यही हुआ। কেউ কেউ হয়তো ভেবেছিল আমি হয়তো বেরোতেই পারবো না এই ভাঙা পানি, কিন্তু আমার যন্ত্রণার থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। তাদের ভালো থাকতে হবে, তাদের সুস্থ থাকতে হবে, বাংলায় শান্তি রক্ষা করতে হবে। ममता बनर्जी का यह व्हील चेयर बीजेपी के लिए भी मुद्दा बना हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से वो झारग्राम की रैली में नहीं पहुंच पाए। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए अपने भाषण में अमित शाह व्हील चेयर का जिक्र करना नहीं भूले। ममता जी के पैर में चोट आई, देखा है ना आपने, चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती हैं। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलने वाला है। पूर्वी मिदनापुर के रामनगर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी रैली की। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, ये हमारा संस्कार। और इसलिए बहनों और भाइयों, चिंता मत करिए, केवल चुनाव के दिन कमल के फूल की बटन दबाइए और फिर चमत्कार देखिए। आप जैसे बटन दबाओगे वैसे करंट लग जाएगा और ममता जी अपने कुर्सी से 2 इंच ऊपर उड़ जाएगी। इस बीच ममता बनर्जी के मुकाबले में खड़े बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करने के दौरान 6 आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी है। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए ममता का नामांकन रद्द करने की मांग की है। लड़ाई होवे, हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। खेला होवे, देखा होवे, जीता होवे। पश्चिम बंगाल में 11 दिनों बाद पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन इस बीच चुनाव से असली मुद्दे गायब हैं। सत्ता हो या विपक्ष, हर मंच से खेला हो बेकिनारे लग रहे हैं। लेकिन इस खेल में पश्चिम बंगाल की 9 करोड़ कहीं न कहीं नहीं। इस कड़ी में सबसे पहले हम बंगाल से हो रहे पलायन की समस्या की तह तक गए और इस मुद्दे की पड़ताल में जो कुछ सामने आया वो हैरान करने वाला है। देखिए हमारा खास सेगमेंट विकास की तलाश।
लॉकडाउन में पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़ी ये महिलाएं, ये बच्चे, ये हजारों हजार लोगों की भीड़, ये पलायन। तस्वीरें भले ही पिछले साल की है, लेकिन इसकी टीस आज भी रूह को झकझोरती है। उस वक्त ये पलायन देश के हर बड़े शहरों में हुआ। दिल्ली, मुंबई, सूरत और न जाने कितने अनगिनत नाम, अनजाने चेहरे अपने गांव और घर की ओर लौट पड़े। इनमें पश्चिम बंगाल के मजदूर भी थे, जो काम और रोजगार की तलाश में अपनी मिट्टी, अपने गांव, परिवार से हजारों किलोमीटर दूर पहुंच गए थे। माँ, माटी, मानुष की तलाश में एक बार फिर वापस लौटे, लेकिन उनके हाथ फिर निराशा लगी। इधर कामकाज नहीं मिलता है, क्या करेगा? रोटी रोजगार के लिए बाहर चल जा रहा है। कुछ नहीं मिला। हाँ, वो खाली आदमी पहचान देता है, खाली सबको नहीं देता है। मैं जाता हूँ इधर उधर काम खोजने के लिए, काम नहीं मिल रहा है। काम अभी नहीं मिल रहा है हमारा जो कलकत्ता में। हम लोगों को यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज होती नहीं है। मजबूरन ये फिर बड़े शहरों की तरफ लौट गए। हालांकि इनके परिवार वाले जो गांव में ही रुके, अब पलायन की दर्दनाक कहानी बयां कर रहे हैं। मेरा पति जब गुजर गया तो मेरा उसका पापा का मुंह देख भी नहीं पाया। मरने के बाद एक दिन के बाद आया था लड़का। हम आपको इनका दर्द, इनकी पूरी दास्तां सुनाएंगे, बंगाल से हुए पलायन का सच बताएंगे। ये इसलिए भी जरूरी है कि जब बंगाल चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, सियासी वादे और दावे पर तालियां बजने वाली हैं। पीएम मोदी और ममता के नारे गूंजने वाले हैं। टीवी 9 भारतवर्ष भी बंगाल में विकास का सच तलाशने निकल पड़ा है। पलायन की हकीकत को कैमरे में कैद करने बंगाल पहुंच गया है और ये जानने कि सोनार बांग्ला का दावा कितना सच है और कितना फसाना। विधानसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे पश्चिम बंगाल की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। देश की आजादी ने बंगाल के भूगोल को काफी हद तक बदला, तो उसके बाद लगातार हुआ पलायन बंगाल की तस्वीर का एक कड़वा सच बनकर रह गया है। कभी देश के आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बंगाल, जिसकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान थी, सियासी हुक्मरानों की सुस्ती ने उस बंगाल के माथे पर पलायन का ठप्पा जड़ दिया है। वैसे पश्चिम बंगाल पलायन का दंश लंबे समय से सह रहा है। पहले भी काम और रोजगार के लिए बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल से मजदूरों का पलायन देश के दूसरे राज्यों की तरफ होता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में यह और बढ़ा। 2011 की जनगणना के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच बंगाल से 5,80,000 लोगों का पलायन हुआ, जो टीएमसी के राज में करीब करीब दोगुना बढ़कर 11 लाख से ज्यादा हो गया और बंगाल पलायन के मामले में देश भर में चौथे नंबर पर पहुंच गया। यानी पलायन बंगाल के विकास में स्पीड ब्रेकर बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह के स्पीड ब्रेकर की चर्चा बार बार की, लेकिन ममता इसे मानने से इनकार करती रही। पश्चिम बंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर को यहाँ के लोग दीदी के नाम से जानते हैं। আপনারা দেখেননি মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কাররা এলো যারা বাইরে কাজ করতে যায়, একটা পয়সা ভাড়া দেয়নি নরেंद्र मोदी ওদের। वैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दावे की हकीकत 2018 में किए गए एक रिसर्च से और साफ हो जाती है। DECMA के मुताबिक ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा पलायन बर्धमान, नदिया, हुगली और मुर्शिदाबाद जिलों से हुआ। उत्तर और दक्षिण 24 परगना के 51 ब्लॉक से तो 64% लोगों ने पलायन किया। इस पलायन की बड़ी वजह खराब आर्थिक स्थिति थी। इन्हीं आंकड़ों का सच जानने टीवी 9 की टीम सबसे पहले उत्तर 24 परगना के बनगांव पहुंची। यहाँ एक माँ का दर्द, उसकी टीस, ममता दीदी के दावे की हकीकत बयां करते हैं। मेरा पति जब गुजर गया तो मेरा उसका पापा का मुंह देख भी नहीं पाया। मरने के बाद एक दिन के बाद आया था लड़का। मैं तो चाहती हूँ कि बाहर नहीं जाते, कि यहाँ काम नौकरी कुछ मिलता तो अच्छा होता। बनगांव में ये न सिर्फ एक माँ का दर्द है, बल्कि कोलकाता के सेंट जेवियर जैसे टॉप स्कूल से पढ़ी और फिजिक्स ऑनर्स रह चुकी अलीशा बसाक की भी। हम लोगों को यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज होती नहीं है। आई फील दैट गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए हम लोगों का वेलफेयर के लिए। उत्तर 24 परगना के बाद हमारी टीम नादिया पहुंची, क्योंकि नादिया बंगाल के उन जिलों में है
जहां से सबसे ज़्यादा मजदूरों का पलायन देश के दूसरे राज्यों में होता है, खासतौर से महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में। पश्चिम बंगाल के करीब 45% मजदूर महाराष्ट्र और 34% दिल्ली जाकर रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। हालांकि इनमें गुजरात जाने वाले लोगों का आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। 36% से ज़्यादा कामकाजी लोग गुजरात में अपना ठिकाना बनाते हैं। ऐसे में हमारी टीम नादिया के टिहट्टू, करीमपुर, छपरा, शांतिपुर और कृष्णानगर गांव में पहुंची। संसार चलाने में दिक्कत हो रहा था, पैसा नहीं मिल रहा था। हमारा गांव में आके काम भी नहीं मिल रहा है, तो अभी बैठा ही हूँ घर पे। एक्सपर्ट भी पलायन की बड़ी वजह बंगाल में विकास की रफ्तार पर लगे स्पीड ब्रेकर को मान रहे हैं। सोचिए उस बंगाल का सच, जिस राज्य में गंगा के बेसिन के किनारे हो तो दार्जिलिंग जैसे पहाड़ और सुंदरवन के डेल्टा हो, राज्य में जल संसाधन से समृद्ध नदियां हो तो समंदर के किनारों और बंदरगाहों के करीब व्यापार के बड़े केंद्र हो। उस राज्य के लोगों को अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार जिलाने के लिए घर बार तक छोड़ना पड़ता है। सियासी हिंसा, आर्थिक पिछड़ापन, बड़ी आबादी के साथ ही पलायन अब बंगाल का सच बन गया है और इस सच से जुड़े सवाल सत्ता में बैठे लोगों के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। लेकिन चुनावी परीक्षा के मोड़ पर आ खड़ा हुआ बंगाल इन सवालों का जवाब मांग रहा है। विकास की तलाश में कल हम आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल में पेयजल की स्थिति क्या है और ममता बनर्जी की सरकार ने समस्या को कितनी गंभीरता से लिया है। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। 17 मार्च को पीएम मोदी की अहम बैठक, मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना केस और वैक्सीनेशन को लेकर करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र में राजनीतिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर बैन। बाटला एनकाउंटर केस में बड़ा फैसला, आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा, आरिज पर 11 लाख का जुर्माना। मोहन चंद्र शर्मा के परिवार को मिलेंगे 10 लाख। झारग्राम रैली से अमित शाह का बड़ा हमला, कहा पैर की चोट से दुखी हो गई ममता। राजनीतिक हिंसा में मेरे 130 कार्यकर्ताओं की गई जान, क्या उनकी माताओं का दर्द जानती हैं दीदी? ममता बनर्जी के नामांकन पर सियासी घमासान, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की ममता की शिकायत। बोली हलफनामा में दीदी ने छिपाए 6 केस। नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज की आपत्ति। टेलीफोन टैप कांड पर गहलोत सरकार का कबूलनामा, सरकार ने माना टेलीफोन टैप किया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत, भंवर लाल ने लगाए थे आरोप। बीजेपी ने सीएम गहलोत का इस्तीफा मांगा। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। भारत में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार का असर दिख रहा है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने के मामले में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि अमेरिका अभी भी पहले नंबर पर बरकरार है। भारत में 16 जनवरी को दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ था, जो अब दूसरे चरण में पहुंच गया है। आने वाले दिनों में ये रफ्तार और तेज होगी। केंद्र सरकार मिशन साफ पानी को तेजी से आगे बढ़ा रही है। 2024 तक देश के 19 करोड़ घरों में शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा और इस काम के लिए 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले 4 साल में योजना पूरी करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि फिलहाल केवल 7 करोड़ भारतीय परिवारों के घरों में पाइप से पानी आता है, जो कुल घरों का सिर्फ 36% है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।